पेज 672। नहीं निकालना तो ना निकालें, हमेशा बस इधर से देख लें। सेल में 27 मिलियन की सेल पड़ी है, कस्टमर को ऑन सेल ऑन रिटर्न बेस की है, और एक्सपायरी डेट है अगला साल। एक्सपायरी डेट है अगला साल। बताएं सेल में पड़ी होनी चाहिए? नहीं, तो रजिस्टर पे लिखें पेज 672 एडजस्टमेंट 1। कैसे करेंगे? सेल में पड़ी है, क्या करें? सेल डेबिट, डेटर क्रेडिट। कितने से? कब तक वापस कर सकता है? अगले महीने तक। तो फिर सेल में डालनी चाहिए या अगले महीना तक वापस आ सकती है? वापस, फिर तो सेल में नहीं डालनी चाहिए। और अगली एंट्री क्या करते हैं, किसी को याद हो? मार्कअप मार्जिन भी गिवन है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल कम करनी है तो सेल कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल भी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 27 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 22.5। ओके, बस छोड़ें, उधर आ जाएं IAS 28 में, IAS कंसोलिडेशन में। पहले ये IFRS 15 निकाल लें साथ ही। IFRS 15 पेज 438। अच्छा भाई, सवाल वही है जो हमने किया था, लेकिन इसी चला दो यार ये। लेकिन इस सवाल में, ये जो हमने तकरीबन महीना पहले किया था, इस सवाल में पेमेंट एडवांस में नहीं है, उस सवाल में पेमेंट एडवांस में थी। असल में जो हमने क्वेश्चन किया था ना 1, 2 और 3, उसी जैसा सवाल है, लेकिन उसमें पेमेंट एडवांस में थी। CL पेड 13,000 ऑन इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पेमेंट एडवांस में नहीं है। ऑन यकम जनवरी 2021 SL प्रॉमिसेस टू सेल फंड 30 प्रोडक्ट्स टू CL फॉर 13,000। एक प्रोडक्ट कितने की? 100 रुपए की। द एंटिटी, बड़ा इंजॉय करेंगे आप इस सवाल को। द एंटिटी विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स ऑन 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को कितना का रेवेन्यू बुक होगा? 70 का। और 60 प्रोडक्ट्स ऑन 28। पैसे कब मिले? ना 31 जनवरी को मिले 70 चीज़ों के, ना, बल्कि जाके कब मिले? 5 मार्च को। ऑन 15 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड 30 यूनिट्स एक्स्ट्रा एट 80 पर यूनिट। CL पेड इनिशियल अमाउंट ऑन 25 मार्च। इसके पैसे तो बहुत ही लेट दिए, 25 मार्च को जाके। एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन प्राइस। डिस्टिंक्ट भी हैं, और इसका मतलब है क्या करेंगे? 130 को बस 100 पे ही रखेंगे और 30 को, तो रेवेन्यू किस किस दिन बुक होगा? 31 जनवरी को, 28 फरवरी को और 10 मार्च। तो वो कैलकुलेशन जो हम क्लास में करते थे, 31 जनवरी को 70 ज़रब 100, 28 फरवरी को 60 ज़रब, समझा रही है? 28 फरवरी को 60 ज़रब 100 और 10 मार्च को वेटेड एवरेज। कैलकुलेशंस क्यों नहीं की? अच्छा जी, अब माय डियर, इसकी जनरल एंट्रीज करनी है। इसकी जनरल एंट्रीज करने से पहले आप मुझे ये बता दें, ये तो रेवेन्यू कंट्रोल ट्रांसफर होने की तारीख है, ये तो रेवेन्यू बुक होने की तारीख है। मुझे बता दें पैसे कब आ रहे हैं पहली डिलीवरी के? 5 मार्च को। कितने यूनिट्स के? सारे के सारे के 130 के। और कब पैसे आ रहे हैं? 25 मार्च को। कितने के? 30 के। ये कितने वाली हैं? और ये 80 वाली।
ये कैश की डिटेल हो गई किस दिन आने, और बाकी किसकी डिटेल हो गई, रेवेन्यू की। अब माय डियर बताएं, जब मैं एंट्रीज करना शुरू करूंगा तसल्ली से मेरे साथ देखिएगा, एक ही सवाल कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। 31 जनवरी को पहले मैं एंट्री करूंगा, मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा। कितना, क्योंकि क्या ट्रांसफर हो गया, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। 28 फरवरी को रेवेन्यू बुक कर लूंगा, कितना, 6000। 5 मार्च कैश डेबिट कर लूंगा, 70 का 100, 70 प्रोडक्ट्स हैं पहले, और 60 का भी 100, 70 का 100 और 60 को भी 100। उसको तो यही पता है ना, उसको तो यही पता है ना कैश। जी बोले, 13,000। ये वो एंट्रीज है माय डियर जिसपे मैं आपको कहता होता हूं मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है कि रेवेन्यू कब बुक होने, मेरी आपकी कोई लड़ाई नहीं, कैश कब रिकॉर्ड होने, मेरी आपकी कोई लड़ाई नहीं। अब सवाल में कोई कंडीशन तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से बट खाली डेटर बुक करें जी। 31 जनवरी को क्या करें, रिसीवेबल कितना, 70 ज़रब 100 कितना। असल में ना इस सवाल में रेवेन्यू भी हम उतना ही बुक कर रहे हैं, उसको भी उतना ही पता है, उसको भी यही कहा था ना चीज इतने की, और रेवेन्यू भी उतना ही बुक कर रहे हैं, क्योंकि वेटेड एवरेज कैलकुलेशन इस सवाल में है नहीं। आगे चलें, रिसीवेबल कितने यूनिट्स बेचे, 60 ज़रब कितना, 6000। और कैश डेबिट कितना, 13,000। एनी कंफ्यूजन, समझ आ गया। अब अगली सेल बुक कर लें, 10 मार्च। बोलें जी, रेवेन्यू नहीं, 80 ना बोलें, ये तो पड़ा हुआ है, बस उठाना है, इसके साथ तो कुछ ना बोलें, ये तो उठाना है बस। और उससे कितना मांगने का हक है, जबान की आवाज, दिल की आवाज नहीं, जबान की आवाज। उससे तो 80 की चीज बेची है, कितना, 2400। और 25 मार्च को वो पैसे दे देगा, कितना, रिसीवेबल कितना, 2400। एनी कंफ्यूजन, एनी नीड टू राइट इट डाउन, डन। मजा आएगा अगले सवाल में, क्योंकि जहां पे चीजें डिस्टिंक्ट हैं, बट अब रेवेन्यू और होगा रिसीवेबल, वो तो नॉर्मल सा सवाल हमने किया था क्रेडिट सेल वाला। मजा आएगा इस सवाल में। इस सवाल में आपको पता है कि 130 यूनिट थे, 70 डिलीवर हो गए थे, कितने रह गए थे, 60। 60 में से 30 का नया ऑर्डर आ गया, टोटल कितने हो गए। अब पुराने वाले 60 बिकेंगे और नए वाले 30 बिकेंगे, लेकिन हमने ये कहा था कि 70 की सेल तो बुक कर दो 100 पे ही, क्योंकि मॉडिफिकेशन 15 फरवरी को हो रही है, और अब रिमेनिंग डिलीवरीज पकड़ो और वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो। अब रेवेन्यू किस पे बुक होगा, 60 का 93, और इनका, अच्छा किसी को डेट याद है कैश की, डेट किसी को याद हो, 5 इसको साइड पे लिख लेना, इसका यानी रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं। डेट 5 मार्च को और 25 मार्च। 5 मार्च को कितनों का कैश आया है, 130 का, और इधर 30 का। डन। एक 130 यूनिट्स का कैश 5 मार्च को आ रहा है, और 30 यूनिट का कैश। डन जी। आप बताएं, पहले पैसे आ रहे हैं या पहले चीजें डिलीवर हो रही हैं। चलें जी शुरू करें। 31 जनवरी
रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू। अच्छा, उससे कितने पैसे मांग सकते हैं हम? 70 ज़रब कितना? 28 फरवरी। नया ऑर्डर आ गया हुआ है। रेवेन्यू, रिसीवेबल, ये तो हमारी इंटरनल कैलकुलेशन है। उसको तो हमने 100 वाली चीज ही बेची है। और कितनी? ट्राई करें जरा, क्या बनेगा? 60 ज़रब 100। उससे कितने ले सकते हैं? 6000। लेकिन हमारा रेवेन्यू किसी वजह से कितने पे बुक हुआ है? 5600। आप बताएं, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, क्रेडिट साइड पे आ रही है? रिसीवेबल ज्यादा बुक कर लिया है, रेवेन्यू कम बुक किया है। आप बता दें मैं क्या करूं, और रिसीवेबल बुक कर लूं या लाइबिलिटी बुक करूं? जिस तरह होता है ना, पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो लाइबिलिटी बुक करते हैं। तो रिसीवेबल ज्यादा बुक कर लिया है, रेवेन्यू कम बुक किया है, तो बाकी क्या बुक कर लें? अगली एंट्रीज आप खुद कर दें। जी बोलें। चलें अगली एंट्रीज करें खुद। पहले यहां तक 2 एंट्रीज करें, फिर अगली एंट्री करें। जी डन। दो दफा रेवेन्यू बुक हो गया। अब पैसे आए हैं, किस दिन पैसे आए हैं? 5 मार्च को। कितना कैश आया है? 70 का 100 आया होगा और 60 का 100 कितना? और रिसीवेबल पहले ही उतने पे खड़ा है, 13,000। ये रिसीवेबल वो होता है जो हमने उसे प्राइस बताई हो, और रेवेन्यू वो होता है जो हम इंटरनल कैलकुलेट कर रहे हो। अब बोले 10 मार्च को कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, रेवेन्यू कितना बुक करना है? 2800। तो मैंने 93 का रेवेन्यू बुक किया ना, उससे क्या बात हुई हुई है? कितने वाली चीज है उससे क्या बात हुई हुई है? 80 वाली चीज। क्या करें अब? उससे तो मेरे ख्याल से बात हुई हुई है कि तुम्हें 30 चीजें 80 वाली बेचेंगे, 2400। आप बता दें कि अब मेरा रिसीवेबल कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, तो अब बैलेंसिंग क्या निकालूं? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी शायद अब खत्म हो गई है, वो लाइबिलिटी अब खत्म हो गई है। तो पहले लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी को बैलेंसिंग निकाल लें। बोलें बस। अब आखिर में कैश ले लें। कितने लोगों ने ये एंट्रीज की थी? हाथ खड़ा करें। आखिर में कैश ले लें। कैश डेबिट 2400 किस दिन? 25 मार्च। तो उस सवाल में एडवांस फ्रॉम कस्टमर था, इस सवाल में क्रेडिट सेल है।
उसमें ज़्यादा मसला नहीं हुआ था कैश का। अच्छा, तीसरा सिनेरियो क्या होता था? चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है और क्या करें जी? एक नई लाइन डाला करें सवाल में। ये तो करना ही करना है ना, 70, 60 और 30 को जमा करके यहां लिख लिया, और 70 ज़रब 100 और 60 ज़रब 100 और 30 ज़रब 80, पुराने यूनिट्स को पकड़ के भी एवरेज प्राइस निकाली। तो प्राइस क्या आ गई? 96 पॉइंट। लेकिन एक रिवर्सल मारनी है नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने पे, रेवेन्यू रिवर्स करना है कितने से? 260। ये कैलकुलेशन किसी को याद है? 70 यूनिट्स का रेवेन्यू ऑलरेडी किस पे बुक कर चुके हैं? 100 पे। तो इसको लाना किस पे है? तो रेवेन्यू को कम कर दें किससे? डेट्स हमारी वही हैं। पैसे आने की डेट्स लिखवा दे कोई। 5 मार्च और इसको तो साइड पे रखें ना। चलें जी, 31 जनवरी से एंट्रीज करना शुरू करें। ये रेवेन्यू बुक करना है, इन डेट्स पे कैश बुक करना है। देखें इधर, ये रेवेन्यू बुक करना है, इन डेट्स पे कैश बुक करना है। अच्छा, 31 मार्च को रेवेन्यू कितना बुक करें जो नीचे कैलकुलेट करके रखा है? उससे कितनी चीज़ें बेची हैं? 70 चीज़ें। कितने वाली? तो उससे कितना मांग सकते हैं? उससे बिल भी 7,000 का बना के दिए। अब मैंने कहा था एक ब्रेक लगाया करनी है आप लोगों ने, जब बीच में पुराने कॉन्ट्रैक्ट की सेल रिवर्सल करनी है। बीच में एक ब्रेक लगाया करनी है। क्या ब्रेक लगानी है? रेवेन्यू डेबिट। बोले 260 क्रेडिट क्या करें? रिसीवेबल कम कर दें, रिसीवेबल कम करें, कैश दें उसे, या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करें? रिसीवेबल कम करने का मतलब पता है क्या? रिसीवेबल कम करने का मतलब ये कि आपने शायद इस रिसीवेबल को उससे कम रिसीव करना है। मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा। ये तो आपके अंदर की गेम है सारी रेवेन्यू की। ये तो उसको बताए बगैर की है कि चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हमारी अकाउंटिंग ही बदल गई है। उसको कहाँ ये गेम बताई हुई आप लोगों ने? और मेरे ख्याल से अगर आप रिसीवेबल कम कर लेंगे तो बाद में रिसीव भी कम करेंगे। उससे तो क्या वादा हुआ है कि 70 और 100। मेरा नहीं ख्याल रिसीवेबल कम करें, बस एक लाइबिलिटी बुक कर लें, एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट कर लें। बैलेंसिंग कितनी?
सोचे ना जरा बार बार, रिसीवेबल क्यों कम करें उससे? हमने तो 70 चीजों के 100 ही लेने हैं, लेने 100 हैं वो और बात है, रेवेन्यू कुछ और बुक करना है। और जब वो रिसीवेबल लेके आएगा तो उसे पूरा 7,000 ही रिसीव कीजिएगा। बाकी ये सीएल जो अकाउंट क्रिएट हुए इंशाल्लाह खुद ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाने, वो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। चलें जी आगे बोलें। भाई रिसीवेबल क्यों नहीं कम करना? कोई चीजों में डिफेक्ट था, कोई डिस्काउंट हमने उसको दिया हुआ था। एक आपको याद है एक चीज शायद होती थी, पास पेपर क्वेश्चन 7 में शायद इस तरह की कहानी थी। पास पेपर क्वेश्चन 7 में कुछ इस तरह का था कि तुम अब इतने डब्बे लेके आए हो तो पिछले डब्बों के पैसे तुम्हें छोड़ देंगे। अब इसमें हम उसको बता के तो नहीं पिछलों के पैसे छोड़ेंगे, ये तो हम अपनी इंटरनल कैलकुलेशन के लिए रेवेन्यू कम कर रहे हैं। उसको बता रहे हैं कि अब 250 वाला डब्बा 215 में तुम्हें पड़ेगा। ये बातें उसके साथ नहीं हो रही माय डियर, तो बेहतर है कि रिसीवेबल क्रेडिट ना करें, वरना बाद में खुद ही परेशान होंगे। कर भी लिया तो यार कोई मसला नहीं, कैश और रेवेन्यू की एंट्री से आपने इंशाल्लाह पास हो जाना है। ये छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन ना लिया करें। और ये पहला वाला रिसीवेबल भी आपने सही बुक किया हुआ, कोई इक्का दुक्का प्लस माइनस हो जाए परेशान। आगे चलें। 28 करोड़ इजी मार्क्स लें। रेवेन्यू हाँ जी 5775। हाँ जी रिसीवेबल कितनी चीज़ें डिलीवर की हैं, उससे क्या कहा हुआ है कितने लेने हैं? 100 जी। बैलेंसिंग असल में जब आप रेवेन्यू कम बुक कर लें और रिसीवेबल ज़्यादा बुक कर लें तो फिर लाइबल हो जाते हैं आप। एक तरह की लाइबिलिटी है टू डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर, समझ लें। नेक्स्ट 5 वेल डन। उधर से भी डेट्स देखते रहे। 5 मार्च। पैसे अब कितने लेने हैं यार? पैसों की तो टेंशन ना लें, 7,000 वो वाले लेने हैं और 6,000 ये। आपने रिसीवेबल कम किया हुआ था तो इधर फिर कम रिसीव करना था आप लोगों ने, तो ये कर देना था। लेकिन हो सकता है इस एंट्री में भी फिर आपको एडजस्टमेंट मार के सेट कर देते, वो वहां से सेट हो जाना था। आगे चलें जी आखिरी। अब डिलीवरी कब हो रही है? एंट्री बताएं 10 मार्च को। रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू कितने से? जितना भी है 2887। लेकिन उससे कितने लेने हैं? उससे कितने लेने हैं? कितनी चीजें हैं? इंटू 80। अब क्या करें? जगह नहीं बची मेरे पास, तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट को निकाल दें किताबों से। कितना? 480। असल में ना ये ऑटोमेटिकली अब खत्म होती जा रही है कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। इसमें रेवेन्यू ऊपर नीचे रिकॉर्ड हो रहा है, बस कुछ रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ बाद में हो रहा है, तो लाइबिलिटी अकाउंट खुद ही खत्म हो गया। अब अभी देख लें, मेरे ख्याल से 0 हो गया इसका बैलेंस। 0.5 अगर लगाना है तो वो लगा दीजिएगा, इधर भी फिर 0.5, इधर भी पॉइंट। और आखिरी एंट्री कैश डेबिट कितने से? 2400। चलें जी, आप लोगों की चाय आने से पहले ख़त्म करें जल्दी से। कंसोलिडेशन निकालें, पास पेपर क्वेश्चन 9। एडजस्टमेंट नंबर 6। बीएल कौन है, एएल कौन है? एएल पेरेंट है और बीएल क्रेडिट बैलेंस इन एएल बुक्स। डज नॉट छोड़ें, पहले बताएं बैलेंस कितने हैं। बीएल क्रेडिट बैलेंस इन एएल बुक्स क्या लिखूं पी बुक्स के नीचे? यार आगे क्यों पढ़ रहे हैं? बीएल क्रेडिट बैलेंस इन, बीएल क्रेडिट बैलेंस क्या मतलब? एक्सेलेंट, लाइबिलिटी है। पेएबल कितना खड़ा है पेएबल? किसकी बुक्स में?
बीवी जरा तगड़ी है, बीवी चीजें चाहे बेचती बूझती रहती है शोहर को। अब शोहर बेचारे ने क्या करने हैं, पैसे देने हैं। तो पेरेंट ने कितने पैसे देने हैं सब्सिडरी के, पीटीसीएल ने कितने पैसे देने हैं यूफोन के। पढ़ लें इंग्लिश का फिक्रा दोबारा। BL पेएबल बैलेंस इन, अगर BL डेबिट बैलेंस होता तो फिर लेने होते BL पेएबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस को लिख लिया करें पेएबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस को लिख लिया करें रिसीवेबल बैलेंस, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। BL क्रेडिट बैलेंस इन EL बुक्स, तो लिखें BL पेएबल बैलेंस, BL पेएबल इन जी। AL की बुक्स में BL को कितने देएबल हैं, देएबल हैं लेएबल हैं। P की बुक्स में S को देएबल हैं या लेएबल हैं, देएबल हैं। क्रेडिट बैलेंस डज नॉट एग्री, एग्री नहीं करा। अच्छा फर्ज करें एग्री करता तो क्या होता, फर्ज करें एग्री करता तो क्या होता, नहीं एग्री करता तो ये होता ना, अगर डज एग्री लिखा होता तो फिर दूसरे की किताबों में बताने की जरूरत नहीं थी, डज एग्री। अभी तो क्या लिखा हुआ है, डज नॉट एग्री। विद द BL's बुक्स ड्यू टू चार्ज्ड बाय AL फॉर मैनेजमेंट सर्विस, चार्ज्ड बाय AL फॉर, चार्ज्ड बाय AL, तो किसने एंट्री कर ली है, एक्सेलेंट। चार्ज्ड बाय AL, P की बुक्स में बताएं एंट्री पास्ट 7 चार्ज्ड बाय AL ऑन 26 दिसंबर, रिसीवेबल डेबिट कितने से, यहां तक कोई इख्तलाफ है तो बता दें। 38 मैंने बिला वजह लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं मैंने क्यों लिखा हुआ है। फिलहाल डज एग्री मैं समझ रहा हूं, ठीक है जी। तो BL's लाइबिलिटी बैलेंस, BL's पेएबल बैलेंस इन AL बुक्स, BL को पैसे देने हैं AL की किताबों में, डज नॉट एग्री विद BL's बुक्स, BL की बुक्स से एग्री नहीं करा, ड्यू टू 7 मिलियन चार्ज बाय AL। अच्छा अगर AL ने चार्ज कर दिया 7 मिलियन तो किसने अभी तक उसको बर्दाश्त नहीं किया, चार्ज करने वाला तो अगले पे बटन डाल देता है, किसने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया, सब्सिडरी ने। इसीलिए तो बैलेंस चल ही नहीं कर रहा होगा। तो क्या ये बात इंप्लाइड नहीं है कि बैलेंसेस एग्री नहीं कर रहे, चार्ज करने वाले ने तो एंट्री कर दी होगी, क्योंकि वापडा वालों ने तो जब हमें बिल चार्ज किया उन्होंने एंट्री कर ली, वो तो बिल हमें नहीं पहुंचा 26 दिसंबर के बाद तो हमने एंट्री नहीं की होगी, वापडा वालों ने तो एंट्री कर ली। वापडा वाले बिल चार्ज करते हैं और हम उसको बर्दाश्त करते हैं, वो चार्ज करके इनकम बुक करते हैं और हम सस्टेन करके खर्चा बुक करते हैं। आप मुझे बताएं एस की बुक्स में नॉट पास्ट कौन सी एंट्री होगी, उसने तो चार्ज किया है यानी मेरे पे खर्चा डाला है, तो उसने तो खुशी बुक की है, तो मेरे पे जब डाला होगा खर्चा तो मुझे एंट्री करनी चाहिए थी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट टू बी पास्ट या नॉट। इस वजह से दोनों के बैलेंसेस एग्री नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज देखें, पी की किताबों में तो पेएबल खड़ा हुआ है, पी की किताबों में हम कह रहे हैं रिसीवेबल डल चुका है और उधर पेएबल खड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं डल चुका है रिसीवेबल और इधर खड़ा हुआ है पेएबल, और एस की किताबों में पेएबल खड़ा होना चाहिए और क्या खड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं पी की किताबों में एंट्री पड़ चुकी है, किसी को इख्तलाफ तो बता दे। चार्ज्ड बाय AL पड़ चुकी है एंट्री, चार्ज्ड बाय AL, तो एंट्री रिसीवेबल की पड़ चुकी है। मेरे भाई असल में होगा ये कि रिसीवेबल की एंट्री बिल्कुल सही पड़ी होगी, असल में हकीकत ये है
कि किसी और ट्रांजैक्शन की वजह से इसकी किताबों में ऑलरेडी कोई पेएबल खड़ा हुआ था इस डील के अलावा, क्योंकि इस डील की मैक्सिमम अमाउंट भी उसने आगे 16 लिख दी है, उससे ज्यादा नहीं है। तो इस डील के अलावा इसमें कोई और भी डील चल रही है दोनों की, हो सकता है स्टॉक बेच रहे हो आपस में एक दूसरे को, इस वजह से पेरेंट की किताबों में पेएबल खड़ा था। अब मेरे ख्याल से पेरेंट ने रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं किया होगा, पेरेंट अक्लमंद होगा, उसने पेएबल डेबिट किया होगा। ये जरा सोचें, फिर मैं आगे चलता हूं। पेरेंट के अगर पैसे, अगर इस डील की वजह से 7 मैंने लेने हैं, तो क्यों ना मैं अगले को कह दूं यार 7 मैंने तेरे से लेने हैं, चल छोड़ परे, 7 का जो पेएबल है, मैंने तो जो देने थे पेएबल वो ना कम कर लें। तो मेरे ख्याल से ये पेएबल 38 का ना कम हुआ पड़ा है 7 से, लेकिन वो वाला रिसीवेबल कम नहीं हुआ हुआ, वो वाला रिसीवेबल कम नहीं हुआ हुआ। इसने भी करना रिसीवेबल ही इंशाल्लाह कम है। तो बजाय के इस डील में ये रिसीवेबल बढ़ाता, आमतौर पे खर्चे अगले को डालने वाला रिसीवेबल बढ़ाता है, आमतौर पे खर्चा अगले को डालने वाला रिसीवेबल बढ़ाता है, लेकिन अगर उसकी किताबों में पेएबल पड़ा हो ना, बोलिए आगे फिक्रा, अगर उसकी किताबों में पहले से ही पेएबल पड़ा हो तो वो कहते हैं कि रिसीवेबल क्यों बुक करूं, रिसीवेबल बुक करना एक खुशी की बात है, तो पेएबल डेबिट करके खुशी कर लेते हैं, लाइबिलिटीज कम करके। रिसीवेबल बढ़ना भी खुशी है, पेएबल कम होना भी खुशी है। सो दैट इज हाउ दिस एडजस्टमेंट वाज टेस्टेड, बट इट वाज रियली अजीब। तो अब ये तो हो चुका है, अब हमने एक कैंसलेशन की एंट्री भी करनी है, आपस के रिसीवेबल पेएबल को कैंसिल करने की, वो तो क्रिएट हो चुके हैं, तो उसकी एंट्री भी करनी है, उसकी डिस्कशन अभी हम देख लेते हैं। पॉज कर दो। अच्छा, ये जो मैंने आप स्टेटस बनाया ना, देखें ये इस एंट्री से पहले का स्टेटस है, बाकी एंट्री तो मैंने करनी है, इस एंट्री से पहले का स्टेटस है। आखिरी दफा मैं ट्राई करता हूं, एक दफा जरा रिवाइज कर लें। इधर देखें, एएल कह रहा है मैंने बीएल को पैसे देने हैं 38, इजी मार्क्स लें। एएल कह रहा है मैंने पैसे देने हैं सब्सिडरी को 38, ये एग्री नहीं कर रहा बीएल के बुक से, ड्यू टू 7 चार्ज्ड बाय एएल। वैसे आप बताएं चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, फिर कैश तो नहीं आया होगा, मुझे तो लग रहा है कैश नहीं आया होगा, क्योंकि चार्ज हुई कैश के ट्रांजैक्शन हो तो कंटेंट भूलता नहीं ना। तो चार्ज से मुराद फिर वो उसने चार्ज करना होता है अगले पे खर्चा डालना, तो चार्ज करने वाले ने क्या एंट्री की होगी, वैसे हमने क्या सीखी हुई थी, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, तो इसने ये एंट्री कर दी। अच्छा, इसकी किताबों में मैंने जाके देखा रिसीवेबल पड़ा हुआ 7 का, तो पता चला रिसीवेबल इसकी किताबों में पड़ा नहीं हुआ। तो जब रिसीवेबल इसकी किताबों में पड़ा नहीं हुआ तो इसने रिसीवेबल बुक किया होगा, या रिसीवेबल बुक करने की बजाय मैं अपने पेबल्स कम कर लूं। ये पेबल्स कम हुए हुए हैं, इन पे मुझे एतराज नहीं है, 38 इज एक्सेलेंट फिगर। हाउएवर if it is charged by BL then it is implied that if the balances are not agreed then other has not recorded it. If it is charged by someone but not reconciling means it is not recorded by the other one. तो अदर वन ने रिकॉर्ड नहीं किया, अदर वन को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, वो तो चार्ज हुई हुई चीज बर्दाश्त कर रहा है, चार्ज करने वाला इनकम बुक कर रहा है, जो चार्ज जिस पे हो रही है बेचारा खर्चा बुक करेगा, खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट उससे करना चाहिए था, लेकिन उसकी किताबों में पेएबल पड़े नहीं हुए, तो बेहतर है कि खर्चा डेबिट करके वो क्या क्रेडिट कर ले, रिसीवेबल क्रेडिट कर ले, लेकिन वो उसने किया नहीं है। जब उसने रिसीवेबल क्रेडिट नहीं किया तो उसका रिसीवेबल ऑलरेडी इनफ्लेटेड पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जब हम ये वाली एंट्री करेंगे ना तो रिसीवेबल 38 पे आ जाएगा। हाँ, ये वाली एंट्री करने से रिसीवेबल किस पे आ जाएगा,
और 38 को हम कैंसल कर देंगे। अब एक एडजस्टमेंट कंसोलिडेशन एंगल से, ये एंट्री करने की वजह से रिसीवेबल कितने से कम हो जाएगा? 37 से। वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, इधर ऐसी अजीब सी बात हो जाएगी। ये ऑलरेडी उनकी किताबों में बैलेंसेस आ रहे थे जिनमें 7 का डिफरेंस आ रहा था। अब कंसोलिडेशन के एंगल से क्या एंट्री होगी? पेएबल डेबिट। ओहो, ये डेबिट क्रेडिट नहीं लिखे हुए, ये तो वैसे करंट लायबिलिटी और एसेट साइड पे पड़े हुए हैं। ये कौन सी एंट्री हुई है? ये एंट्री ना समझिएगा, एंट्री तो अब मैं करने लगा हूं। पेएबल डेबिट कितने से? 38 से। ये एंट्री आपने पेपर में नहीं करनी, बाकी दो हो चुकी हैं। अब मुझे बताएं बैलेंस शीट में क्या जाएगा? करंट एसेट पड़े हैं या ऊपर डेटर क्रेडिटर पड़े हुए हैं? करंट एसेट करंट लायबिलिटीज पड़ी हैं। करंट एसेट करंट लायबिलिटी। दूसरी एंट्री पोस्ट कराएं जी, एसआरई डेबिट, एसआरई डेबिट, एसआरई डेबिट। रिकॉर्ड नहीं किया मतलब उसने, चार्ज करने वाले ने चार्ज कर लिया है, इसने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। एसआरई डेबिट और रिसीवेबल हमने डिसाइड कर लिया है, रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 7। और अगली एंट्री माइनस, डबल एंट्री पूरी होगी ना, 7 और 7 की एंट्री होगी और 38 कैंसिल हो गए। बैलेंस शीट में ये करना है। 7 क्या है? सेपरेट किताबों की एरर सही की है। और 38 क्या है? तो यार जिस बच्चे ने कुछ नहीं भी किया होगा ना, मैं आपको ये पक्की बात बता रहा हूं, उस बच्चे में इतनी अकल जरूर होगी कि उसने ये वाली एंट्री कर दी होगी। सोचें क्यों? उसको पता है कि एक ने चार्ज कर लिया, दूसरे ने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसने खर्चा रिकॉर्ड किया होगा, चाहे सिंगल एंट्री से ही किया हो, उसने खर्चा रिकॉर्ड किया होगा। और जब उसने कहा होगा 38 एग्री नहीं कर रहा, तो उसने 38 कैंसिल भी किया होगा। इजी मार्क्स उसने लेने की कोशिश की होगी एंड 2 में से 1.5 मार्क्स वो ले गया होगा। अच्छा, अब ये तो बैलेंस शीट के एंगल से हो गया। P&L में टोटल मैनेजमेंट फीस चार्ज इज 16, इसमें 7 पड़ा हुआ है, ये 7 पड़ा हुआ है, तो बाकी कैश में पे हो गया होगा, बाकी की टेंशन ना लें। बाकी कैश 26 दिसंबर को कितना चार्ज हुआ है? 7। 26 दिसंबर को कितना चार्ज हुआ है? तो इससे पहले कितना चार्ज हुआ होगा? 16 माइनस 7 9। ये 9 रुपए चार्ज पहले हो गए हैं। और अगली बात, ये 16 और 16 कैंसिल करना होते हैं P&L में। P&L में इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैंसिल करना। P&L में 3 चीजें सेम अमाउंट से कैंसिल करनी होती हैं, ये याद रख लें। आपस की सेल परचेज सेम अमाउंट से कैंसिल करनी है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम अमाउंट से कैंसिल करना है, और मैनेजमेंट फीस और मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस और इनकम, इनकम रिसीवेबल पेएबल नहीं, रिसीवेबल पेएबल बैलेंस शीट में कैंसिल करने हैं। अच्छा, अदर इनकम और एडमिन एक्सपेंसेस, इस पे भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एक एंट्री और करनी है। इस पे भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एक एंट्री और करनी है। किसी की किताबों में एरर है, द पेरेंट चार्ज्ड 7 बट सब्सिडरी डिड नॉट रिकॉर्डेड 7। ये देखे ना, ये जो एक्सपेंस डेबिट किया 7 का, इस एंट्री को पास करना ना, और 16 रुपए हिट नहीं करेंगे वर्किंग 5 को। मैंने बताया बस 16 रुपए हिट नहीं किया करेंगे वर्किंग 5 को। वर्किंग 5 को क्या हिट करेगा? एसआरई टाइप एडजस्टमेंट। किसने चार्ज की है? पेरेंट ने। किसने चार्ज की है? तो किसने एंट्री कर ली? पेरेंट ने। किसने बर्दाश्त करने की एंट्री नहीं की? सब्सिडरी की किताबों में जब खर्चे बुक होते हैं तो एस के प्रॉफिट कम हो जाते हैं। ये P&L में एडजस्टमेंट है, नोट कर लो। अच्छा, कुछ था या नहीं था? इस एडजस्टमेंट में अल्लाह का शुक्र है मोर देन 50% मार्क्स पेपर में मिल जाने थे, क्योंकि ये 16 मेजॉरिटी ने कैंसिल कराना था, यहां से भी मार्क्स मिल जाने थे। टेक द इजी मार्क्स इन एडजस्टमेंट, जितनी पोस्टिंग हो सकती है करें।
बैलेंस शीट में क्या कैंसिल करने होते हैं? रिसीवेबल पेबल, और पी एंड एल में पूरा इनकम एक्सपेंस फॉर द ईयर, और बैलेंस शीट में एज ऑन रिसीवेबल पेबल। पी एंड एल में आपको पता है सेल परचेज कैंसिल होती है, और बैलेंस शीट में उसके डेटर क्रेडिटर तो बड़े थोड़े होते हैं, पूरी सेल परचेज कैंसिल होती है। इस तरह पी एंड एल में इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैंसिल होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेबल। ओके, अब पॉइंट नंबर 4 पे आए। ऑन यकम जुलाई AL sold an equipment to BL for 250 million at a gain of 20 million. BL has charged depreciation of 12.5 million on this equipment. अब इसमें डिप्शन रेट मिसिंग था, निकाल लें जरा, मोबाइल छोड़ें, डिप्शन रेट निकालें, चलें इस्तेमाल कर लें, उससे किसी ने लेना। 12.5 बताएं जी, बताएं। इसमें ये था इसमें मैं डेप्शन रेट मिसिंग, रिमेनिंग लाइफ मिसिंग थी, कैसे निकालेंगे? एल ने किसको बेचा है? बीएल को। कितने का? 250 का। तो खरीदने वाले ने किस पे रिकॉर्ड किया है? यार ऐसे ही टाइम ज़ाया करेंगे। किसने बेचा है? किसने खरीदा है? इसकी किताबों में क्या एंट्री हुई होगी? कैश डेबिट, पीपी क्रेडिट और पी एंड एल क्रेडिट। कितना? तो 230। और इसकी किताबों में क्या एंट्री हुई होगी? कितने से? तो मैं ये कह रहा था कि खरीदने वाले, अच्छा इतनी डीप डाउन आप जाके एडजस्टमेंट को सोचते नहीं होते थे। हाँ, हम पता क्या करते थे? हम इस लाइन को काटते थे, हम कहते थे गेन कितना है, गेन को डिवाइड करो रिमेनिंग लाइफ पर, और चल सो चल। हम उन चीज़ों से नहीं खेलते थे, ये तो मजबूरी में इस सवाल में खेलना पड़ा है, क्योंकि क्या नहीं गिवन? डेप्शन रेट नहीं गिवन। अब मुझे ये बताएं कि बेचने के बाद कौन डेप्रिशिएट करा होगा? बीएल। तो फिर डेप्शन का रेट उसी की किताबों से निकल सकता है ना, मैं और कहां से निकालूं? क्योंकि जिसने खरीदा है उसी ने अब रिमेनिंग लाइफ या रिमेनिंग रेट निकाला होगा ना, तो उसकी किताबों से अब मैं 250 की फिगर को क्लास में इग्नोर करता था, मैं कहता था किसी काम की नहीं है, इस टॉपिक में गेन से खेलते हैं। लेकिन अब मजबूरी में मैंने इसकी किताबें खोली हैं। हम तो डिस्पोजल अकाउंट बना लेते थे, याद है? एंट्री कर लें या अकाउंट बना लें, हम डिस्पोजल अकाउंट बना के रिमेनिंग लाइफ निकाल के चल सो चल, 12 सवाल खत्म। ये तो मैंने मजबूरी में इसकी किताबों में एंट्री की है। इसने किताबों में कितनी डेप्शन रिकॉर्ड की है? 12.5। तो कॉस्ट कितनी इसके लिए थी? 250 इंटू रेट इंटू 6/12। चलें जी, डेप्शन निकालने की कोशिश करें। रेट, ये फॉर्मूला समझ आया है? बता दूं कैसे? डेप्रिसिएशन फॉर 6 months इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू रेट इंटू 6/12। व्हाट इज रेट? अब क्या निकल आया? रेट। या 10% रेट ले लें या 10 ईयर रिमेनिंग लाइफ ले लें, वो आपकी मर्जी है, वो मुझे कोई मसला नहीं। जब ये रेट निकल आया है, अब देखें क्या करना है भाई। अब सिर्फ सेलर की बुक्स को देखना है, और उसमें भी सिर्फ गेन देखना होता है बस। अब 20 को पकड़ के वो सारा रेट शूट निकाल लें। बायर की बुक्स में क्यों जाना पड़ा आज हम? तो ये मिसिंग फिगर के लिए जाना पड़ा था। अब सेलर की बुक्स में वापस आ जाएं। गेन बताएं, नेट करेंट डेप्शन से 20 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दें, इंटू 6/12। किसने बेचा है? पेरेंट ने। ये ब्रैकेट, ये जो डब्बे में मैंने गोल दायरे में डाला है, ये तो बेचारा वो अल्लाह आपका भला करे, रेट निकालने के लिए किया।
जी डन। अच्छा, चलें बस अब आप लोगों ने सोना भी होगा जाके। पेज नंबर 31 निकालें, फिर सोएं जाके। 31। आज ज़रा देखें 5 सिनेरियोज डिविडेंड के P&L के एंगल से, P&L के एंगल से। रिकॉर्डेड बाय बोथ, सब्सिडरी का डिविडेंड दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर सब्सिडरी का डिविडेंड दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया है तो आपको पता है कि आप पेरेंट ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंज, वो सब्सिडरी ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंज में डाल लिया है, इसलिए शो करें वर्किंग 6 में। और क्योंकि दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया तो पी ने अपनी अदर इनकम में डाल लिया, तो फिर डिडक्ट करें पी शेयर ऑफ। क्यों करेंगे? क्योंकि रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अगर पी रिकॉर्ड कर ले तो उसने पूरा पेज रिकॉर्ड किया होगा या सफे का फटा हुआ हिस्सा, अपना हिस्सा? तो क्या करें? P&L के फेस से, अदर इनकम में से, बस और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। वर्किंग 6 में नहीं लेके जाना क्योंकि एस ने रिकॉर्ड नहीं किया। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये P&L के एंगल से बातें थी। लेकिन अगर रिकॉर्ड कर लिए एस ने तो फिर वर्किंग 6 में शो करना पड़ेगा ताकि ओपनिंग आ रही मिसिंग है तो सही आए। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? फिर वर्किंग 6 में शो करना पड़ेगा ताकि ओपनिंग आ रही मिसिंग है तो सही आए, बैलेंसिंग रिकॉर्ड हुआ है ना वर्किंग। लेकिन और कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? बोले पी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब पी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर P&L में पड़ा हुआ है, फिर अदर इनकम में से निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये P&L में बड़ा मजे का, दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी ना करें। बैलेंस शीट में ऐसा नहीं करते थे, बैलेंस शीट में जान ले लेते थे डू नथिंग की। P&L के सवाल में कुछ भी नहीं करना। सुने क्यों? जब पेरेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसके P&L में पड़ा नहीं, तो अब माइनस करें आपस की इनकम। हाँ नहीं, माइनस नहीं करनी। जब पेरेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर अदर इनकम में से निकालने की जरूरत, निकालते कब है? जब। और वर्किंग 6 में क्यों नहीं शो करना? क्योंकि ओपनिंग आ रही सही वाली निकला है, अकाउंटेंट ने कुछ किया ही नहीं हुआ, तो वर्किंग 6 में बस कुछ। वर्किंग 6 तो अकाउंटेंट वाली वर्किंग होती है। वर्किंग 6 में गलतियां तो सही नहीं करनी होती। गलतियां कहां सही करनी होती हैं? बैलेंस शीट में। अच्छा, वैसे पेड जो है ना वो भी रिकॉर्डेड बाय बोथ ही होता है। मुझे तो ये पेड हो जाए तो भी रिकॉर्डेड बाय। फिर क्या करें? अगर पे हो गया है तो पी ने अदर इनकम में डाला होगा अपना, और एस ने वर्किंग 6 में शो किया होगा, तो हम भी शो कर दें। फिर तो दोनों काम करने पड़ेंगे, शो इन वर्किंग और डिडक्ट। डन? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। एक बैलेंस शीट में तो वो अलग डिस्कशन है, वो क्वेश्चन 12 वाली डिस्कशन है। बैलेंस शीट में तो वो क्वेश्चन 12 कर लीजिएगा, उसका तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जो मैं रात को अब हमने कहा है ना, थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए ऑनलाइन। ओके, अल्लाह हाफिज़।